हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ई वे बिल। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि ई वे बिल जो होता है वो टैली प्राइम में उसका क्या मतलब होता है, क्या यूज होता है। ठीक है, तो अपने थियोरिटिकल नोट्स पर आते हैं वापस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ई वे बिल जो होता है वो किस लिए होता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स को जनरेट करने के लिए होता है एज एन इलेक्ट्रॉनिक वे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे में उसको जनरेट किया जाता है ई वे बिल पोर्टल पर। 2018 अप्रैल को ये आया था और इसको पहले इंटर स्टेट में अप्लाई किया गया था, बट बाद में ऑल ओवर इंडिया में कर दिया गया था। 50,000 से ज्यादा का जो भी गुड्स का जो भी क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए कंपलसरी हो जाता है ई वे बिल पर रजिस्टर्ड करना। ठीक है, पहले पेपर बिल होता था, उसी को ही अब इलेक्ट्रॉनिक वे में कर देते हैं, वही क्या होता है ई वे बिल होता है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई थी। तो अभी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रांसपोर्ट से भेजे जाने वाले गुड्स की कीमत 50,000 से ज्यादा है तो उसके लिए ई वे बिल बनाना कंपलसरी होगा। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था जीएसटी कॉमन पोर्टल पर इसको दर्ज कर दिया जाता है। मतलब कि जीएसटी कॉमन पोर्टल पर इसको रजिस्टर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? जो गुड्स को भेजने वाले सप्लायर की होती है। जो गुड्स मतलब जो सप्लाई कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या करने की? जीएसटी कॉमन पोर्टल पर ई वे बिल को रजिस्टर करने की। तो यहाँ पर लिखते हैं, पता होना चाहिए ना कौन रजिस्टर करेगा। द responsibility of registering it on the GST common portal will mainly be that of supplier। इसका मतलब क्या है कि सप्लायर जो होगा वो रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, किसका रजिस्ट्रेशन करेगा? जो ई वे बिल बनाना होगा वो जीएसटी कॉमन पोर्टल पर रजिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की होती है। तो इतना आपको समझ आया। आगे बता देती हूँ, लेकिन इसे जरूरत समझने पर जो माल मंगाने वाला मतलब कि जो रिसीवर है या फिर माल मतलब ट्रांसपोर्टर से मतलब माल वहन से ले जाने वाला ट्रांसपोर्टर भी जारी कर सकता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि ये सप्लायर ही इसको करेगा। अगर जरूरत ज्यादा होती है तो इसको कौन भी कर सकता है? रिसीवर भी बना सकता है और ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। तो यहाँ पे इसी को आगे लिख देते हैं। The e-way bill is registered by the transporter or receiver। रिसीवर कौन? जो गुड्स को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर ऑल्सो भी लिख लेते हैं, एक सेकेंड। ऑल्सो बाय द, इसको देखिए सबसे ज्यादा मतलब बेसिकली मेन कौन करते हैं इसको? रजिस्टर्ड सप्लायर। बट अगर ज्यादा जरूरत समझने की है तो हम क्या करेंगे, रिसीवर भी इसको जनरेट मतलब कि रजिस्टर कर सकता है और ट्रांसपोर्टर भी इसको रजिस्टर कर सकता है। आगे लिखते हैं कि जरूरी है क्या कि 50,000 से ज्यादा है तो हम तो ये कंपलसरी है ई वे बिल बनाना। बट क्या होगा अगर 50,000 से कम का अमाउंट होगा
तो क्या करेंगे, तो ई वे बिल बनाना कंपलसरी है या नहीं। तो अब वो वाली बात समझते हैं। तो आपको मैंने बताया वैसे तो 50,000 से कम कीमत का माल, मतलब कि 50,000 से कम अमाउंट के जो गुड्स होने पर ई वे बिल रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो गुड्स को भेजने वाला सप्लायर या फिर जो गुड्स को रिसीव कर रहा है रिसीवर, वो चाहे तो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जरूरत नहीं होती है। It is not necessary to generate the e-way bill if the amount of goods are less than rupees 50,000। ठीक है, अगर 50,000 से कम का अमाउंट होता है, मतलब गुड्स होते हैं, तो कंपलसरी नहीं होता है ई वे बिल को बनाना। बट क्या आगे क्या कहा गया था कि बट द सप्लायर सप्लायर मतलब जो सेल कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कहा गया था, सप्लायर और द रिसीवर of the goods can issue an e-way bill if he wishes, मतलब कि अगर वो चाहता है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हमने क्या देखा है कि 50,000 से कम का गुड्स होंगे, अमाउंट कम होगी 50,000 से गुड्स की, तो ई वे बिल बनाना जरूरी नहीं है। बट अगर कोई बनाना चाहता है रिसीवर या फिर सप्लायर, तो वो बना सकता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया है। फिर आगे क्या है, माल का जो मतलब कि गुड्स का जो मूवमेंट शुरू होने से पहले ही ई वे बिल जो है वो इशू कर दिया जाना है। मतलब कि जैसे गुड्स है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं मूवमेंट होना, तो यहाँ पर क्या है, उससे पहले ही इनको बना इशू कर दिया जाता है। तो नीचे लिखती हूँ मैं, ई वे बिल has to be issued before the movement of goods starts, कि मतलब मूवमेंट होने से पहले ही ई वे बिल को इशू कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अभी तक जो पढ़ा है उसको मैं बता देती हूँ। देखिए, ई वे बिल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है। जीएसटी सिस्टम में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऑनलाइन बिल जो होता है वो तैयार किया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, ई वे बिल कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था ई वे बिल कब बनाना होता है, जब गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि वॉट कितनी होती है, 50,000 से ज्यादा होती है तब। अगर 50,000 से कम होगी तो ये कंपल्सरी नहीं होता। अगर बट सप्लायर रिसीवर में से कोई चाहता है बनाना तो बना लिया जाता है। तो मान लीजिए कि 50,000 से ज्यादा के गुड्स हैं और या फिर मतलब कम भी है, तो उसको बनाना कब चाहिए, इशू कब करना चाहिए ई वे बिल को, तो ई वे बिल को इशू करना चाहिए जब वो गुड्स की मूवमेंट होने से पहले। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ई वे बिल को इशू कब किया जाता है। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, इंटर स्टेट ई वे बिल क्या होता है, कंपल्सरी होता है। ठीक है, बट इन इंट्रा स्टेट
ई-वे बिल जो होता है वो कंपल्सरी नहीं होता है। ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड व्हेन डील विद डीलर टू डीलर, ठीक है, डीलर से डीलर की डील होती है, कंज्यूमर से नहीं होती है। इट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन supplier and receiver both are dealers. It means receiver not be a consumer, रिसीवर जो है वो कंज्यूमर नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट में कंपल्सरी होता है। इंटरेस्ट रेट में कंपल्सरी कब होगा? जब रिसीवर और सप्लायर दोनों ही क्या होंगे? डीलर्स होंगे। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ई-वे बिल का जो रिलेशन होता है वो सप्लाई के साथ कैसा होता है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। जो भी आपको नोट्स ये बनाने हैं, क्योंकि ई-वे बिल जब हम जनरेट करेंगे, समझेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, तो ये सब चीजें आपको माइंड में रहनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।